नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बम्बोरा के वर्तमान सरपंच फूल सिंह पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को देंगे प्राथमिकता। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता से। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बम्बोरा के अंदर पंचायत समिति किशनगढ़ बास जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है फूल सिंह जी चौधरी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात करेंगे इनकी ग्राम पंचायत की क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो राजनीति में कितने टाइम से हो? मैंने 39 साल राज्य की सेवा की जी। 31 जुलाई 17 को मैं रिटायरमेंट हुआ जी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद से। जी। राजनीतिक मानसिकता मेरी शुरू से रही है जी। महेंद्र शास्त्री मेरे चाचा जी हैं, वो पूर्व विधायक रहे हैं जी। और कॉलेज में भी 1-2 चुनाव लड़े मैंने। क्या बात है। तो राजनीतिक सोच तो मेरी रही। जी। जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैंने सोचा कि कुछ गांव के लिए भी तो चुनाव लड़के देखते हैं जी। और कुछ कर गुजरने की हमारी तमन्ना थी। जी। हमने चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला और हमें इस पद पर आसीन किया। जी। मैं पहले तो अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ मुझे बैठाया। जी। तो सरपंच साहब राजकीय सेवाओं के अंदर जुड़े हुए थे और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें किसानों की, तो भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका है और एक कृषि प्रधान देश है। तो वैसे देखा जाए जो यूरिया और डीएपी के लिए पूरी राजस्थान के अंदर किल्लत देखने को मिली, वो बड़ी भारी किल्लत थी। तो अगर यहाँ बम्बोरा की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति थी अपने किसानों के प्रति? देखो, ये तो स्थिति जो सरकार पर निर्भर करती है। आपूर्ति का मामला सरकार का है। वो जो आपूर्ति जब कमजोर होती है तो सभी पे प्रभाव पड़ता है, चाहे बम्बोरा हो चाहे किशनगढ़ हो, कोई भी हो। तो वो फर्क यहाँ भी देखने को मिला। लोग परेशान, खासे परेशान हुए, तो अपना समय निकाला इधर उधर से करके ना। रही खाद की बात, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, किसानों 70% किसान जनता हमारी किसानी पर आधारित है। सरकार और किसानों का पूरा ख्याल रखना चाहिए और खाद पे जो सब्सिडी है उसको पूरी तौर से देनी चाहिए और किसानों को सुलभ रेट पर, आसान रेट पर किसानों को खाद, दवाई, अच्छे बीज उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि मैंने वैसे इकोनॉमिक्स से बीए मैंने किया हुआ है, मुझे इकोनॉमिक ज्ञान भी है। जो सकल आय भारत की है उसमें से लगभग 45% आय शुद्ध कृषि से होती है। बाकी में सारे स्रोत आते हैं, उद्योग वगैरह, परिवहन वगैरह। अकेला कृषि 45% में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच इसलिए जितनी हमारी खेती किसानी मजबूत होगी, जैसे इस बार भगवान की कृपा हुई, 2-3 बरसात हो गई, हमारे सरसों की बम्पर पैदावार है। किसान भी गदगद है, हम भी गदगद हैं और हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी। बहुत अच्छा पैदावार किसानों के लिए हो रही है। लगभग 6,000 से 7,000 भाव सरसों के प्रति क्विंटल इस वक्त है। बहुत अच्छा है, किसान खुश है। रही मेरे अपने नौकरी के जीवन की, मैंने किसानों की तहे दिल से, मन से सेवा की है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इनसे कुछ कमा लूँ। मेरी ये रहिएगी कि ये मेरे भगवान है, इनकी मैं सेवा करता हूँ। जिस हल्के में मैं रहा हूँ आज भी वो लोग मुझे याद करते हैं। कह रहा हूँ ग्राम सेवक जी कहाँ चले गए। अब मैं सरपंच बना तो उन लोगों को बहुत भारी खुशी हुई अगर भाई इनको अपने विचारों का, अपने व्यवहार का पुरस्कार इनको मिलना भी चाहिए था। इस बातों को सुन करके मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। आज ही मेरी आत्मा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गांव की अपने की सेवा करूं और एक नाम कमाऊं। अगर कोई सरपंच हुआ था, लेकिन 2 साल तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। बीमारी आने से कोई खास बजट हमको नहीं मिला। एक कुछ सरकार की, चाहे सरकार कोई सी भी हो, नीतियाँ लगभग एक साथ सी होती हैं। भाई जैसे पानी का मामला है, हमारी जो अब तक पैसे मिले उसमें से अधिकतर हिस्सा तो हमारा पानी पिलाने में ही चला गया, बिल भरने में ही चला गया। हम कोई विकास कार्य खास नहीं करा पाए। 2 साल पहले मैं बनते मैंने 3 बोर लगाए सिंगल फेज के गरीबों की बस्तियों में। वो अब 2 साल हो गए, अब वो सूखने लगे। अब फिर उनके लिए पैसा मांगूंगा। जल का स्तर काफी नीचे गया। पानी की इस गाँव में बहुत भारी समस्या है। अभी तो हमसे मतलब पानी की समस्या ही नहीं मिटी है जी। और अन्य विकास कार्य है। अब कुछ हम सरकार से, नेताओं से उम्मीद करते हैं कि अब हमें कुछ पैसे मिलेंगे। माननीय जिला प्रमुख साहब ने भी कुछ हमको आश्वासन दिया है कि हम आपको
जी हाँ, बोले चिल्ला साहब ने जी जो भाई जो है हम आपको पैसे भिजवाएंगे। और हमारे जो क्षेत्रीय एमएलए वो तो बहुत ही ईमानदार विकास पुरुष और हमारी बात बहुत गहराई से सुनते हैं जी। और पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अब देखो उनके पास भी 40 पंचायतें हैं तो वो बट शामिल का ही पैसा हिस्सा आएगा, लेकिन वो उनसे भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। और जो पैसा हमको सरकार से मिलेगा हम ईमानदारी से गांव के विकास में लगाएंगे। हम ऐसी सोच रखने वाले सरपंच हैं। अपने को मुझे वैसे मैं कहूँ तो मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मुझे कट पिट कर भी 40,000 शुद्ध पेंशन मिलती है, 4,000 मानदेय मिलता है, 54,000 काफ़ी। आजकल छोटे परिवार है, सब कोई लंबा चौड़ा खर्चा तो है नहीं। बड़ा बेटा मेरा राजस्थान पुलिस में नौकरी करता है, छोटा बेटा मेरे काम में हाथ बटाता है, तो कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं, 54,000 बहुत है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे आपकी फैमिली है जो पूरी शिक्षा से जुड़ी हुई है, आप एक खुद गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, तो अगर अपने बात करें यहाँ शिक्षा के स्तर की ग्राम पंचायत बम्बोरा के अंदर, तो शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का मेरा गाँव जी किशनगढ़ तहसील में सबसे पहले नंबर पे है। क्या बात है। क्यों, उसके मैं आपको हाल एक मिसाल देता हूँ। अभी जनवरी फरवरी महीने में 8 बच्चों का सिलेक्शन अपनी योग्यता पे हुआ है। क्या बात है। अपनी मेहनत से। एक लड़का AN लगाए, एक लड़का JN लगाए, एक लड़का पटवारी लगाए, 2 लड़कियां दिल्ली पुलिस में लगी हैं। क्या बात है। एक लड़की और एक लड़का कृषि पर्यवेक्षक लगाए, एक लड़का नेवी में भर्ती हुआ है। 8 बच्चों को कंपटीशन से, कोई रिश्वतबाजी नहीं, कोई फ्रॉडबाजी नहीं, अपनी स्वयं की मेहनत से 8 नौकरी पाई। मुझे बहुत खुशी है। मैं उन्हें अभी एनुअल फंक्शन में पुरस्कृत करना चाहता था अपने स्तर से, लेकिन थोड़ा सा उसमें व्यवधान रखा। अभी स्कूल का फंक्शन है, आप कभी फिर कर लेना। जी बिल्कुल, तो फिर अभी हम करेंगे। तो सरपंच साहब हमारी टीम की तरफ से आपको एक ग्रामवासी जो आज गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गाँव का नाम रोशन किया, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। वो ठीक है साहब। शिक्षा का आपने जो पूछा मेरे से, शिक्षा में मेरा गांव सबसे पहले अव्वल नंबर पे है। अभी हमारे स्कूल का आप भ्रमण करोगे तो मैं कहो तभी कराऊँ आपको। बिल्कुल, मैंने और रोड में देखा सर। एक हमारे यहाँ कैरियर लैब बनी है, वो उसमें करोड़ रुपए हमने लगाए हैं अपने गांव के चंदे से ही जी। और वैसे तो नेताओं को भी हम पे सरकार का माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी हमको 5 लाख रुपए हाल ही में दिए जी, भिजवाए हमारे लैब का नाम सुन करके। माननीय राम हेत जी ने भी कुछ पैसे दिए, दीपचंद जी भी दे रहे हैं, और माननीय धर्मपाल जी जो स्वर्गीय MLA मुंडावर के उन्होंने भी दिए थे। मतलब हमने मांगने में कोई संकोच नहीं किया, कहीं भी जहाँ से मिला हम मांग के लाए। यहाँ तक कि हम कंपनी जैसे अपने कजारिया है, उन्होंने हमको टाइल उपलब्ध कराई। इधर किशनगढ़ में संगमर मंडी है, मार्बल मंडी, वहाँ भी हम गए, हमारे साथी गए, वहाँ से भी हमको एक ट्रक पत्थर मिला। यानी हमने मांगने में कहीं कोई संकोच नहीं किया। और स्कूल को हमने बहुत 4 चांद लगाए। हमारे स्कूल का स्टाफ बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, रिजल्ट 100% हमारा आता है। 12 बच्चियाँ गई साल भी हमारी गाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित हुई है। क्या बात है। शिक्षा में मेरा गांव तहसील में सबसे आगे जी। तो सरपंच साहब मेरा एक सवाल और रहेगा, जैसे बालिका शिक्षा है तो ये अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काफी पीछे है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से हमारे 2 बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस के अभी सेवानिवृत्ति हैं, तो अगर अपने बात करें यहाँ बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? बालिकाओं का हमारे यहाँ 100% है। कोई बालिका ऐसी नहीं है जो स्कूल नहीं जाती जी, सब पढ़ी लिखी हैं और अच्छी संख्या है नौकरी में भी उनकी। मेरी खुद की बच्ची एक छोटी है, 2 बच्चे हैं मेरे, बड़ी MA है, लेकिन वो नौकरी में से नहीं जुड़ पाई। हमने कोशिश भी नहीं की। उनकी पहले की लड़की थी, वो बड़ी है, उसमें ध्यान न दिया हमने। छोटी बेटी मेरी अध्यापक है, दामाद मेरा अभी मेजर से रिटायर हो गया है। मेजर वो यहाँ RS के पेपर दिए उन्होंने, फौज में यहाँ नौकरी करूँगा। बड़ा दामाद मेरा फर्स्ट ग्रेड में कंपाउंडर है। हाँ, छोटी बेटी मेरी टीचर है। और लगभग सभी परिवारों में जैसे बेटी हो चाहे बेटा हो, हम कोई भेद नहीं रखते हैं, मन करके जज के पढ़ाते हैं बच्चियों को। और हमारे यहाँ हाई स्कूल 3 हैं गाँव में, तीनों की जनसंख्या बहुत, वो विद्यार्थी संख्या बहुत बढ़िया है। 300, 400, 300, 400 हैं। और पढ़ाई का लेवल मैं बार बार पुनः कह देता हूँ कि हमारे गांव बहुत अच्छा है। और तहसील में सबसे अव्वल है मेरा गांव पढ़ने लिखने में जी। हाँ, तो सरपंच साहब का जैसे ने बताया कि इनके सरपंच साहब की खुद की फैमिली जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, और यहाँ की अगर बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो यहाँ भी बहुत बढ़िया है। और जैसे कि ऑन रोड के स्कूल भी है, तो वो भी हम आप कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा युवाओं के ऊपर, जो भारत देश के युवा हैं, आपकी ग्राम पंचायत स्तर की अगर बात करें तो नशे की प्रवृत्ति क्या स्तर है यहाँ युवाओं के अंदर? अब देखो ऐसा तो बच्चों में तो नहीं है, लेकिन अब ये सरकार की, मैं फिर सरकार पे आता हूँ। सरकार कोई सी भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ये जो दारू फारू का जो मामला है ना, ये बड़ा गड़बड़ है जी। ठेका एक लाइसेंस का होता है, उसमें 5-7 ब्रांचें और निकल जाती हैं, गली मोहल्लों में शराब बिकती है। ये जरा समाज के लिए अच्छी नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। भाई लाइसेंसधारी ठीक है, चलो उनको राजस्व होता है तो लाइसेंसधारी दुकान से ही लें।
अब ये कुकर मुत्ते की तरह गली गली में दुकानें खुली हुई हैं, ये इसमें देखा देखी तो मामला बिगड़ता ही है। लेकिन फिर मेरे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि भाई गांव दारूडिया हो या ऐसा बात हो, फिर भी 1-2% तो निकल जाते हैं, शिकायत भी आ जाती हैं। तो ऐसी कोई खास हमको इस बात से समस्या नहीं। जो परिवार अच्छे, यहाँ अच्छे परिवार ज़्यादा हैं, 1-2% हैं, वो भी मजदूर वर्ग के हैं। सब भ्रांत परिवार कोई दारू वारू का आदि नहीं है, ये मजदूर वर्ग के लोग जरूर दारू पी लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं ना तो नहीं कर सकता भाई हमारे गाँव में दारू पीते नहीं है, बिकती नहीं है, तो लेकिन फिर भी ऐसा कोई बात नहीं। तो सरपंच साहब, आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, जिले के लोग देख रहे हैं, पंचायत समिति के लोग देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप अपने युवाओं को, ग्राम पंचायत के युवाओं को, भारत देश के युवाओं को क्या कहना चाहोगे? अभी जब मैं सरपंच बना तो पहला ख्याल मेरे को यही आया, अगर हमारा स्कूल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसके नाम आदर्श लग गया आगे, जी बिल्कुल, तो हमने वो आदर्श पे ही विचार किया भाई यहाँ तो आदर्श क्या है, पढ़ाई तो होती है लेकिन खेल का मैदान नहीं है। मैं माननीय विधायक साहब के पास गया, अपना प्रस्ताव लेकर के, ऐसा हमें खेल मैदान के लिए 2 बीघा जमीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा विचार तेरा बढ़िया है, तू ऐसा काम कर, इस प्रस्ताव को हटा ले और खेल स्टेडियम का प्रस्ताव लिख के दे मेरे को। और उनकी निगाह में थी ये जमीन मेरी वाली, तो उन्होंने कहा ये आपकी ज़मीन है, ये ज़मीन का प्रस्ताव तो बना के हमें दे दे, मैं तुझे स्टेडियम मंजूर कराता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। मैंने उसी वक्त अपने पास लेटर पैड साथ था, प्रस्ताव लिया और जो है उनको मैंने लिख के दिया स्टेडियम के लिए, जिसमें स्टेडियम ऐसे स्थान पे है, ये कहने को तो बमोरा है लेकिन वो किशनगढ़ की तलेटी में है। किशनगढ़, जाट का, देवता और साहब बमोरा, बाघोर, तैनोली, झिरंडिया, कुलताजपुर, बास्कपाल नगर, टाकाहेड़ी, तरवाड़ा, ये आदि आदि गांव हैं जो इन सबका ये एक स्टेडियम समझो मिला जुला। वैसे तो पूरी तहसील काम आएगा, ऐसी जगह पर बन रहा है स्टेडियम। माननीय विधायक साहब ने बात हमारी सुनी और हमको स्टेडियम मंजूर करा दिया। कल इसके हमको निःशुल्क आवंटन की प्रति भी हमको मिल गई है। कल एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया था भाई इनका सीमांकन कराना है और इसमें जो कुछ थोड़ा अवैध कब्जा है उनकी व्यवस्था, तो नट जाति के लोग वहाँ बस रहे हैं, अतिक्रमण हो रखा है। हाँ, तो उनको भी भाई वो गरीब आदमी कहीं अपाहिज समझे किस्म से इस तरह से पैसे के मामले में, तो हमने विचार विमर्श किया एसडीएम साहब से। उन्होंने कहा भाई 2 बीघा जमीन जो शेष बची हुई है इसको आप प्रस्ताव लेकर और इसका जो इनका रहने की व्यवस्था इनकी 2 बीघा में कर देंगे और 16 बीघा में स्टेडियम बन जाएगा। तो युवाओं के खेल के लिए मैंने स्टेडियम मुझे एमएलए साहब ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब, जिन्होंने जो ग्रामीणों के युवा हैं उनको नशे की प्रवृत्ति से दूर हटा के और खेल मैदान की तरफ जोड़ा। तो सरपंच साहब, अगर अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें तो मृत्यु भोज की आ जाती है। जैसे कि सीएम साहब और पीएम साहब ने फर्स्ट टाइम कोरोना आया था उस टाइम एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, और अगर यहाँ बम्बोरा ग्राम पंचायत की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? देखो जी, मृत्यु भोज के मामले ऐसा है कि अब तो ये पूरा पढ़ा लिखा गाँव है, अक्सर लोग इसकी अनुमति नहीं देते हैं, फिर भी 1-2 हो जाते हैं, कोई बात है रूढ़िवादी तरीके से। लेकिन उसमें हमने नया विचार प्रवाद कर रखा है कि भाई जो पैसा आपका मृत्यु भोज लगता है उसमें या आप स्कूल में कमरा बना दो, आप धर्मशाला में या किसी समाज में किसी गरीब की बेटी के ब्याह में आप मदद कर दो। ये तो खाना पीना तो 1 दिन का है, उसमें अब यहाँ विरोध होने लगा है। अब हमारे मृत्यु भोज बहुत ना के बराबर होते हैं, बहुत ही रूढ़िवादी आदमी होता है ना, वो कहते नहीं हमारे यहाँ मृत्यु भोज का भी चलन नहीं है। हम इसको हमने डाइवर्ट कर दिया है मामले को। अभी भी हमारे भामा साहब ने मेरे गाँव के नहीं अपने पिता की स्मृति में, अपने दादा की स्मृति में 2-3 कमरे स्कूल में बनवाए हैं, अच्छे हॉल बनवाए। तो धीरे धीरे हम इसको समूल नष्ट ही कर देंगे। और हमारे ऐसा कोई भयंकर प्रचार भी नहीं, जैसे इधर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, आज नुक्ता है, आज मालपुआ है, वो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। जी बहुत बढ़िया। जैसे कि जो ये खान पान की व्यवस्था को दूर हटा के और जो शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया और जो शिक्षा की तरफ कमरे वगैरह इन्होंने बनाए, तो बहुत बहुत ये बड़ी बात है एक। और सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि आपका 1.5 साल अगर अपने बात करें तो पूर्ण होने को गया है, और यहाँ के अगर देखें 2 साल के, अगर 2 साल का पूर्ण कार्यकाल आपका हो चुका है, तो अगर यहाँ बात करें विकास कार्यों की, तो यहाँ विकास कार्य किस प्रकार के हुए? विकास कार्य बजट के अनुसार लगभग सही हुए। हमने 3 ग्रेवल सड़क बनाई नरेगा से जी, उसमें काफ़ी अच्छा रोजगार हमने लोगों को दिया है और बहुत हमारे श्रमिकों का हमने लगभग 100 दिन पूरे किए जी, और इतना ही हमें बजट मिला था। एक ये आपके सामने दिख रही है सड़क बनाई है और एक एमएलए साहब ने और सड़क दी हुई, उसको अब शुरू करेंगे जी।
जितना बजट आ रहा है उसको हम अपने विकास में लगा रहे हैं, क्योंकि अब पहले तो बजट की समस्या रही जी। सरकार का भी, जैसे अभी सरपंचों की हड़ताल आप सुन रहे हैं, उसमें बजट का ही रोना रो रहे हैं भाई। 5वें आयोग का 6ठे आयोग का ये पैसा पहले बढ़ते हुए क्रम में मिलता था, वो क्रम घटा और दिया। बिल्कुल। तो वो भी मांग थी, तो सरकार ने कल माननीय मंत्री महोदय ने वो मान लिए, भाई हम आपकी पूर्ति करेंगे। अब देखो कितना करते हैं, पहली बात है। कहने का मेरा मतलब ये, जो पैसा मिल रहा है उसको हम तय दिल से अपने विकास कार्यों में लगा रहे हैं। और पढ़ा लिखा गांव है, शिक्षित गांव है, यहाँ उन पंचायतों की तरह ये पंचायत नहीं है, इसमें कोई ऐसा फ्रॉडबाजी करने की गुंजाइश भी नहीं है जी। तो सर अगर अपने बात करें, जैसे अभियान चल रहे थे पिछले दिनों में, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग, तो गांव के संग वाले प्रशासन की अगर अपने बात करें बम्बोरा के अंदर, तो पट्टे वगैरह कितने वितरित कर दिए आपने? हमने साहब एक्चुअल में लगभग 90-100 के आसपास हमने कैंप में पट्टे दिए। तो एक दिन में तो मिल नहीं सकते ये जी। वो दिन तो आवेदन आए, 5-7 पट्टे वो दिए, फिर बाकी हमने उस डेट में उन सबकी जांच, क्यों उसमें जांच करना बहुत जरूरी पट्टे में। पट्टे का बड़ा वैसा टिपिकल मामला है, उसकी लंबाई देखना, रास्तों की चौड़ाई छोड़ना, यानी पूरी शर्तें पूरी करा करके ना वो पट्टे हमने कैंप में वो जारी कर दिए समझे। तो रसीद शुल्क की बात करें तो कितना रखा गया था अपनी ग्राम पंचायत? हमने साहब ईमानदारी के साथ हमारा कैश बुक पड़ी से पहले देख सकते हो, हमने 100 रुपये पट्टा शुल्क है और 200 रुपये हमने लिया उस पर जन सहयोग समझो, बहुत मामूली शुल्क हमने रखी है उसकी, कोई खास नहीं रखी है। पहले उसमें हम चाहते तो अपनी निजी आय बढ़ा सकते थे, बिल्कुल। उसमें पहले जैसे चलता था 1121 रुपये भाई जन सहयोग में ले लो, निजी आय बढ़ जाएगी, लेकिन हमने कैंप के मार्फत ये कोई पैसा शुल्क नहीं रखी, हमने मात्र 100 रुपये शुल्क रखी जी। तो सरपंच साहब मेरा अगला सवाल रहेगा, अपने शब्दों को विराम देते हुए अपना मेरा लास्ट सवाल आपसे, कोरोना महामारी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दस्तक फैला चुकी है, और अगर अपने बात करें तीसरी लहर की, तो अलवर के अंदर भी काफी केसेस देखने को मिले। तो ग्राम पंचायत बम्बोरा की बात करें तो यहाँ कोरोना महामारी का क्या स्तर रहा तीसरी लहर के अंदर? कोरोना महामारी का स्तर तो साहब यहाँ हर दौर में लगभग 30-40 पेशेंट हमारे गांव में आए, लेकिन हमने अपनी तरफ से उनके इंतजाम में, उनकी मदद में कोई कोर कसर छोड़ी। पानी का है, दूध का है, सब्जी का है, दवा का है। मेरे यहाँ PSC है बनी हुई है, उसमें बढ़िया असिस्टेंट का कंपाउंडर है, होशियार आदमी है, स्टाफ पूरा है, और हमने उनको संभाला। और हमने यहाँ ऐसा हमारे कोई केस इसकी मृत्यु हो या कोई हालत खराब वाली बात, ऐसी कोई हमें को नौबत नहीं आई, हमने उसको यहीं कंट्रोल कर लिया। प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिला इस मामले में, कोई दिक्कत नहीं। और हमने पंचायत स्तर से भी मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था हम समय समय करते रहे, तो कोरोना का हम पर ज़्यादा कोई दुष्प्रभाव हमारे गाँव में नहीं पड़ा जी। तो सर आपको भारत देश देख रहा है, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, पंचायत समिति जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए आप उनको क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहता हूँ भाई, इसका जैसे चौथी लहर के 8 लोग कर रहे हैं, वैसे अब इसमें लोग डरना भी कम कर दिया है, और डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन, अपनी व्यक्तिगत सावधानियां, इन्हें बरकरार लागू रखना चाहिए। साबुन से हाथ धोना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, इस तरह की जो मुख्य मुख्य सावधानियां हैं, इनको हमेशा आदमी को बरतना चाहिए, ताकि चौथी लहर के 5 भी हो तो हम इससे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अगर हम सावधान हैं तो, अलर्ट हैं तो। ये है। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे फूल सिंह जी चौधरी, इनसे आज खास मुलाकात के अंदर अपने बात की, इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे, तो आपको सब आप हमारे चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए DRT न्यूज चैनल। सरपंच साहब आपका भी धन्यवाद, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप आए जी और हमसे बातचीत की जी, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार है जी सर। और आया करें, मोस्ट वेलकम जी, धन्यवाद सर। देखते रहिए DRT न्यूज चैनल में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। ऐसे ही हम ग्राम पंचायतों के आपको विजिटिंग के दौर के अंदर आपको ग्राम पंचायतों की समस्या और मुद्दे और जिस समस्या का समाधान होता है दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।